हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो उसी को आगे पढ़ेंगे, यानी कि प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 8 होगा, शायद आप देखे होंगे वीडियो को। तो ये पार्ट 8 चल रहा है, माने 7 चल चुका है, पार्ट 8 चलेगा। तो हम लोग यहाँ से पार्ट 8 में एक नया सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्रांतिक कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो एक क्रिटिकल एंगल के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा पार्ट 1 से पार्ट 2 पार्ट 3 इसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के टोटल आपका दिया हुआ है प्रकाशिकी का वीडियो। ठीक है, तो प्रकाशिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। देखिए, क्रांतिक कोण पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अपवर्तन, अपवर्तनांक, ये सारे बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज उसी को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग जैसे अपवर्तन में क्या होता था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ध्यान दीजिए, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है। मान लीजिए कि ये इस तरह से नॉर्मल है। तो अगर कोई भी प्रकाश की लाइट इस तरह से आपके पास यहाँ टकराती है तो रियल में क्या है, इसको जाने का इस तरह से है, इस तरह से। लेकिन इधर ना जाकर के सघन से विरल है तो सघन से विरल में जाती है, तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर जाती है, इस तरह से जाती है। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सा और आप कोण बनाते हैं, यानी आपतन कोण का मानाव बढ़ा दिया, तो ये क्या होता है, इधर चला जाता है। उसी प्रकार जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आप, तो एक समय आता है तो आपकी प्रकाश की किरणें ऐसे हो जाती है। यानी कहने के मतलब है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने से अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है, और एक समय ऐसा आता है कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। आई अपवर्तन कोण जो 90 डिग्री हो जाता है, इसके संगत कोण जो यहाँ पर देल है आई, इसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर से समझें, क्रांतिक कोण क्या है। तो किसी भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, और उस अपवर्तन कोण के 90 डिग्री जिसके लिए हुआ है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC या C द्वारा सूचित किया जाता है। बस इसी को डेफिनेशन के रूप में लिख दीजिएगा, फिगर वही रहेगा। देखिए, क्रांतिक कोण क्या है। तो क्रांतिक कोण क्या है, इसके विस्तार से लिखने के लिए डेफिनेशन जो अभी बोला वही लिखेंगे। जब कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, 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 तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, तो अभिलंब किसको बोलते हैं, ये लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब से दूर भाग जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। ठीक है ना, देख रहे हैं, ये अभिलंब है, इससे क्या है, दूर भाग जाती है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण, ये वाला आपतन कोण होता है, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं
आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। यानी कहने का अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। अब देखिए जब बढ़ता जाता है वह आपतन कोण ध्यान दीजिए, कौन आपतन कोण माने नीचे वाला कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है या 90 डिग्री हो, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाती है, उसे क्या कहेंगे? 90 डिग्री हो जाती है उसे या उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं, स्टार देके इसे IC या C द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे IC या C द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यही वाला फिगर आप बना लीजिएगा, फिर से देख लीजिए। मैंने फिर से फिगर बनाता हूँ, समझ में थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। देखिए ये माध्यम क्या है? विरल माध्यम है। ये आपके पास क्या है? सघन माध्यम। देखिए मैंने क्या लिखा, जब कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जब कोई प्रकाश की किरणें इस तरह से सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो देखिए ये अभी यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्मल डलाएगा इस तरह से, अभिलंब जिसको कहेंगे। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो नियम के अनुसार ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब से दूर हो जाती है, यानी जाना चाहिए ऐसे तो चला गया ऐसे, अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है, दूर हो जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, जैसे अभी आपतन कोण था ना, अब इसको थोड़ा बढ़ा के दीजिए, जैसे आप ये दे दिए तो आपतन कोण का मान बढ़ा, तो ये क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ा। और फिर से एक रे ले लेते हैं इस तरह से, तो ये क्या होता है, ये हो जाता है, यानी फिर से आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो ई अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो लिखे वह आपतन कोण, ये वाला वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। अपवर्तन कोण 90 डिग्री किसके लिए, इसके लिए है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे या उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, IC से या C से। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि क्रांतिक कोण समझ में आया होगा, और इसको आप फिगर के साथ नोट कर लीजिए। इसको हम लोग क्या क्वेश्चन आते रहता है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए VVI, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए क्रांतिक कोण लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको शॉर्ट में TIR भी बोलता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या है, इसको बारे में समझते हैं। अभी क्रांतिक कोण पढ़े हम लोग। तो देखिए
सेम चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं है। 2 फिगर बना हुआ है, लेकिन तो ऊपर भी मैं एक फिगर और बनाता हूँ। ऐसे ये समझ लीजिए, इसमें भी समझ सकते हैं। देखिए हम लोग अभी क्या सीखे कि जब किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, कहाँ से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो अभिलंब से दूर जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है? अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है ना? तो वह आपतन कोण जिसके लिए 90 डिग्री हुआ है, उस कोण को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। लेकिन अगर मान लो कि फिर से इसको तूने और एंगल बढ़ाया, यानी क्रांति कोण से भी ज़्यादा ऐसे कर दिया तू, तो ये यहाँ पर तो ये वापस आ जाता है। फिर से समझो, यानी कहने का मेरा मतलब है, फिर से देखना जरा, कि ये आपके पास है विरल माध्यम, ये आपके पास है सघन माध्यम। तो विरल माध्यम, सघन माध्यम, ये मान लो कि इस तरह से आपके रे दिए, तो नियम क्या कहता है कि इसको सीधे निकलो, लेकिन ये चला गया इधर। आपने थोड़ा और कोण बढ़ाया तो ये चला गया इधर, तो ये क्रांति कोण हो गया ना। ये क्या हो गया? क्रांति कोण। और क्रांति कोण से जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाओ ऐसे, ठीक है, तो ये जहाँ ऐसे बढ़ता है तो वापस आ जाता है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर क्रांति कोण से आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो वह किरण पुनः उसी माध्यम में लौट के चली आती है। इस माध्यम में जा पा रहा, नहीं जा पा रहा है, तो इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। समझ में आया? तो ये वाला ध्यान देने बात है। चलिए देखिए, डिफिनीशन कोई बोले तो क्या बोलोगे? फिगर तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आएगा तो फिर से बना लेंगे, लेकिन अभी हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। देखिए लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। इतना तो हम लोग जानते ही, अभिलंब से दूर भाग जाती है। जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से, क्रांति कोण से, क्रांति कोण समझ रहे हैं ना आप? जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होता है, ध्यान देना, क्रांति कोण से ज़्यादा होता है या क्रांति कोण से अधिक बढ़ाया जाता है, इसे लिखो, क्रांति कोण से अधिक माने ज़्यादा, क्रांति कोण से अधिक बढ़ाया जाता है, अधिक बढ़ाया जाता है, माने जो क्रांति कोण है ना ये, तो इससे थोड़ा अधिक बढ़ाएगा, तो क्रांति कोण से अधिक बढ़ाया जाता है, तो किरणें, तो किरणें, किरणें कौन किरणें? प्रकाश की किरणें, तो किरणें माने वही किरणें, तो किरणें माध्यम में लौट आती है। तो किरणें, या स्पष्ट करने के लिए, तो प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। देख रहे हो नहीं?
ये क्रांति कोण से थोड़ा बढ़ाया तो क्या होगा, उसी माध्यम में लौट आती है। तो प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। स्टार करके लिखोगे तो लिख सकते हो, इसे TIR द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। फिगर बनाओगे तो वो वाला बना सकते हो, नहीं तो मैं फिर से बनाता हूँ, आप बना लोगे। देखो ये हुआ, देखो कैसे बनाना। सबसे पहले तो देखो जो हिसाब है रियल में, देखो मैंने हम बनाने का तरीका बता रहे हैं। एक तो ऐसे से ऐसे रिटर्निंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फिगर हो गया किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। लेकिन और दिखा देना, देखो एक यहाँ से लो, मैंने फिगर अच्छे बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक यहाँ इस लाइन पर लो, ये क्या हो गया, क्रांति कोण हो गया ना। ये कौन कौन हो गया, ये हो गया क्रांति कोण। तो क्रांति कोण से ज़्यादा ना आपतन कोण होना चाहिए, तो ये हो गया आपके पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो थोड़ा सा और दिखाने के लिए एक और दिखा दो रे, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर कर दो ऐसे, और इसको वाला को हल्का हल्का डॉट कर दो। ठीक है, दिमाग में यही रखना है। तो इस फिगर को ही बनाना है। ये कौन माध्यम है, विरल माध्यम। ये कौन माध्यम है, सघन माध्यम। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना। फिगर यही बनेगा आपके पास। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए कंप्लीट पहले। ये कितना डिग्री है आपके पास, ये 90 डिग्री होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को रोक करके। इस फिगर को बनाने की ज़रूरत नहीं है अब, ये सारे को। देखिए इतना तो आपके पास पूर्णांतिक परावर्तन का हो गया। अब इसके कुछ शर्त पूछते हैं जो आपके पास एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए अब क्या होगा, पूछेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त को लिखें। क्या बोलेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त को लिखें। नोट पॉइंट करके लिखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त। देखिए इसकी शर्त दो गो है। क्या शर्त है, मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, ये कंडीशन होता है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले फिक्स है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगा। सबसे पहला कंडीशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त में सबसे पहले इसमें प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। ठीक है, इसमें प्रकाश की किरण क्या होगा, इसमें प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। सबसे पहला शर्त। दूसरा शर्त, आपतन कोण का मान इसका क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना होगा। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना होगा। क्रांतिक कोण से अधिक या क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा, या बड़ा कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। यही आपके पास दो कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, 2 नंबर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके पास हो गया क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त।
तो क्वेश्चन करके तो मैंने क्वेश्चन बना के या स्टार करके शर्त करके नीचे लिख लो, ठीक है। ये हो गया पूर्णांतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण का डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या समझेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और या क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के बीच संबंध। देखिए इसमें देखेंगे हम लोग स्टार करके अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच संबंध। अपवर्तनांक माने म्यू और क्रांतिक कोण IC के बीच संबंध। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये क्या होता है। अपवर्तनांक पिछले वीडियो में पढ़े थे और क्रांतिक कोण आज पढ़े हैं हम लोग। ये दोनों में रिलेशन मांग रहा है। देखिए ये आपके पास अपवर्तक सतह है, ये आपके पास अभिलंब है, ये कोई प्रकाश की किरण है, ये इस तरह से चला जाता है। एक और किरण मान लेते हैं तो इस तरह से मान लीजिए चला जाता है। तो ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, IC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IC। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिलेशन की ओर। अब देखिए कि कुछ ना कुछ तो माध्यम है, तो माध्यम हो सकता है पहला से दूसरा, दूसरा से पहला, जो भी आपके है। तो देखिए अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपके पास पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम। तो कोई भी माध्यम हो सकता है, माध्यम में कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जब प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, जब प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम एक पढ़े थे, स्नेल के नियम से। देखिए तो रियल में स्नेल का नियम जो हम लोग पढ़ते थे, म्यू इक्वल टू साइन I बटा साइन R, ये पढ़ते थे ना, म्यू इक्वल टू साइन I बटा साइन R। तो ये तो स्नेल के नियम हम लोग पढ़ते थे। अब देखिए ये किस माध्यम से किस माध्यम में गया, इसकी भी थोड़ा कंडीशन देख लेते हैं। तो ये दूसरा माध्यम से पहला में गया है, तो इसको लिखने का तरीका तो यही है। तो म्यू का मतलब अब यहाँ ये हो गया, और यहाँ पर साइन I बटा साइन R अब ये होगा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी ये भी तो स्नेल का नियम है, क्योंकि दूसरा से पहला गया है। तो ये स्नेल का नियम हो गया एक तरह से समझिए तो। और ये भी मैंने कंडीशन पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में, याद होगा, तो मैं भी लिख रहा हूँ, इसको आपको लिखना नहीं है। 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू 1, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 म्यू 1 जो है, तो ये क्या होगा 1 बटा 1 म्यू 2, ऐसे आप लिख सकते हैं। यानी गुना में है तो भागा में चला जाएगा।
तो ये सारे बात आप पढ़ चुके हैं जिसको हम लिख रहे हैं। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब देखिए, दूसरा माध्यम से पहला माध्यम में जा रहा है तो आ रहा, तो इसको आपतन कोण आप बोल रहे हैं ना, और इसको अपवर्तन कोण बन रहे थे, ये आई है ये आर है। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास I इक्वल टू आई सी है और एंड R इक्वल टू 90 डिग्री है। इस फिगर से हम लोग देखते हैं, अच्छा इस मैंने इसके बाद इसको लिखना है 2μ1 है, यहाँ से 2μ1 इक्वल टू साइन आई, तो यहाँ साइन आई सी बटा साइन 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से 2μ1, तो 2μ1 को आप लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको उलट करके। तो क्या लिखिएगा, 1 बटा, या ऐसे भी रहने दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग रियल में निकालते हैं तो ऐसे निकालते हो, 1 बटा 1μ2 इक्वल टू साइन आई सी बटा 1, इसको उलट दीजिए तो 1μ2 ऊपर नीचे 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा साइन आई सी। इसी को आप लिख सकते हैं 1μ2 इक्वल टू 1 बटा साइन आई सी, होगा ना। तो 1μ2 इक्वल टू कितना हो गया, 1 बटा साइन आई सी। तो ये आपके पास कंडीशन हो गया, किसकी कंडीशन हो गया, या कंडीशन कहें या कहें संबंध हो गया, ये म्यू है। और देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें, इसके बाद देखिए, इसको लिखना नहीं था आपको पास, इस बात को आप नहीं लिखेंगे, ये मैं समझाने के लिए लिखा था। ये पहला माध्यम अगर हमारे पास हवा हो जाए, दूसरा माध्यम कोई माध्यम हो जाए, तो देखिए, अगर यहाँ से हम लोग एक चीज़ और पढ़ें जो आपको लिख रहे हैं, इसी में अगर चाहें तो लिख सकते हैं आप, क्या कि 1μ2 को हम लोग μ2 बटा μ1 भी लिख सकते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर μ1 हो जाए 1 और μ2 इक्वल टू मान लें μ, देखिए यहाँ से बाद में हम लिख रहे हैं, इसके बाद लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं आप μ2 बटा μ1, इसको इक्वल टू 1 बटा साइन आई सी। इसके बाद फिर से लिख रहे हैं, तो ये μ2 यहाँ से कह सकते हैं आप μ1 इक्वल टू 1 यानी हवा, एंड μ2 इक्वल टू μ कोई माध्यम, कोई माध्यम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, μ बटा 1 इक्वल टू 1 बटा साइन आई सी, यानी यहाँ से हो जाएगा आपके पास μ इक्वल टू 1 बटा साइन आई सी, ठीक है। तो देखिए, आप डायरेक्ट भी यहीं से लिख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, या देखिए शॉर्ट में लिखते तो आपके पास यहाँ से भी आ जाता, लेकिन उल्टा चल रहा है, सघन से विरल चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको चर्चा डायरेक्ट नहीं किया, मैंने इस स्टेप से चला है कि गलती कहीं ना हो। तो यही संबंध हो गया अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच संबंध, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे, इसको आई सी को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। तो ये आपके पास संबंध है, ये इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपको पास पूछ देते हैं कि किससे क्या बनता है, तो उसकी एग्जाम्पल एक दो को दिमाग में रख लीजिएगा, जो बार बार आपके साथ पूछा जाता है, उसको मैं हम नोट करवा देता हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल,
देखिए, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं उससे 2-3 बातें दिमाग में रखना है आपके पास। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है, हीरा का चमकना। हीरा का चमकना, या पानी का जो बुलबुला होता है वो भी आपके पास चमकता है, तो पानी का बुलबुला का भी चमकना आपके पास, यानी पानी या कांच समझ रहे हैं ना, तो उसके हवा के जो बुलबुले का चमक होता है वो भी क्या होता है आपके पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण होता है। एक होता आपके पास मरीच का, जो इम्पोर्टेंट है, मरीच का नाम सुने होंगे, मरीच का, ठीक है। एक होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। एक आपको मैंने बताया पानी में हवा, पानी या कांच भी लिख सकते हैं, पानी या कांच में हवा का बुलबुला चमकना, ठीक है। या कभी कभी देखते होंगे शीशा में जो दरार आ जाती है उसका चमकना, कांच के दरार को चमकना। तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारे एग्जाम्पल है, इसको नोट करके आप लिख सकते हैं। देखिए, या शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। माने ये सारे जो बनते हैं TIR के कारण बनते हैं। कौन कौन, हीरा चमकता है, मरीच का बनता है, इंद्रधनुष। मरीच का क्या होता है कि आपको लगेगा कि पानी है लेकिन वहाँ पर पानी होता नहीं है। और इंद्रधनुष तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, रेनबो जो आसमान में बनता है, 7 रंगों में दिखता है, वो भी कारण है इसी का, ठीक है। पानी में देखते हो बुलबुला चमकता है, या देखते हो गाड़ी पर शीशा का अगर कभी ठोकर लग जाता तो उसका जो देखते होंगे लाइनिंग हो जाता, तो वो भी चमकता है आपके पास। तो कांच के दरार को चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण है, ठीक है। ये सारे जो कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में थोड़ा सा हम इसका भी और कुछ ड्राइव करेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, थोड़ा सा माने इसी का थोड़ा सा है, उसके बाद पढ़ेंगे गोलीय सतह के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में कुछ आपके पास प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।